प्लीज, जितने भी लोग लाइव हैं, सो योर प्रेजेंट। ओके, इन द लास्ट क्लास हमने जो डिस्कशन किया था उसको अगर मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल करूँ तो उसमें हमने जो है जो पॉइंट डिस्कशन किए थे उसमें हम बात कर रहे थे, दैट इज कि अगर स्टार्ट किया था हमने डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो ये हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, मेनली लोड बियरिंग मेंबर, which is designed for specific purpose. Dead and live load are taken corresponding to IS 875 पार्ट 1 एंड 2 के द्वारा हम लोग जो है लेते हैं। एंड देन इसमें जो भी पैरामीटर थे, जो भी अलग अलग टर्म्स हमने यूज किए थे, उन सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा। आफ्टर दैट वी हैव मूव्ड दैट सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो बाइंड करता है एग्रीगेट को विद द हेल्प ऑफ सैंड सीमेंट स्लरी, राइट। देन हम कंक्रीट की डेफिनेशन पे आए थे। तो कंक्रीट की डेफिनेशन में हमने देखा था इट इज द मिक्स ऑफ सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर एंड एडमिक्सर, इन सब का मिक्स होता है। और इन सब के लिए एक सैंड और एग्रीगेट के लिए क्या डिफरेंशिएशन होता है, कैसे होता है, उन सारे पॉइंट हमने पॉइंट टू पॉइंट जितना IS 456-2000 जो कि RCC का कोड है वो हमने डिटेल में इसको देखा। देन हमने इसी के अंदर वाटर का पैरामीटर देखे और उससे रिलेटेड जो भी कोड में प्रोविजंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने देखे हैं। मैंने यहाँ पे जब कंक्रीट का डेफिनेशन बताया था तब मैंने ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ओनली एज पर IS 456-2000 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। There are many several factor that is belong to the concrete as well as the cement as well as the water. जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको बताए जाएंगे, यानी कि CT एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको डिस्कशन किए जाएंगे। वहाँ पे ग्राफ वगैरह, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, तो वो वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद में हमने डेफिनेशन के बाद में ये देखा था कि कंक्रीट को हम क्लासिफाइड करते हैं या पहले रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के द्वारा। एंड फिर इसको हमने क्लासिफाइड किया दो अलग अलग 6 कोड के द्वारा। और एक क्यूब को या एक सिलेंडर स्पेसिमेन को जब हम CTM मशीन में टेस्ट करते हैं अंडर स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग, दैट इज 0.001 mm पर mm डिवाइडेड बाय पर मिनट, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में। इससे ज्यादा स्ट्रेन डेवलप नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टेस्टेड द क्यूब स्पेसिमेन अंडर स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग and we found that the strength of the cube जो रहता है वो लगभग 1.25 times strength of the cylinder रहता है। अगर मैं उल्टा लिखता हूँ तो ये हो जाएगा सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो होती है 1.85 से लेके 0.75 FCU तक होती है। सो ये हमारे पास में क्यूब की स्ट्रेंथ है। और फिर हम साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उसके पैरामीटर हमने सारे जो हैं वो देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जब रेट ऑफ लोडिंग भी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी क्या होता है वो हम लोग क्लास में देख चुके हैं। तो यहाँ तक अपना जो भी डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, तो उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन? चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट, एवरीवन। दिख रहे हैं आपको सूर्या? अगर कोई डाउट है दोबारा लिख दो बेटा। व्हाट स्ट्रेन क्या आया है। चलिए,
चलिए, तो कुछ डाउट आए हैं, पहले मैं उसको कवर कर लेता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी अपना बेसिक क्लास चल रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए, सारा पॉइंट आपका हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय WSM तक मैं बड़े आराम से कराऊंगा, क्योंकि वो अपना बेस रहेगा। जब तक WSM का सिंगली रेनफोर्स खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप हर वो चीज पूछिए जो आप जानना चाहते हैं। यानी कि अभी आप ये मान लीजिए कि RCC का ABCD सीख रहे हैं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है इसको स्पीडली कराने में। हाँ, लेकिन जब ये ABCD हो जाता है, यानी कि एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स हो जाता है, उसके बाद में नो डाउट स्पीड रखी जाएगी, क्योंकि सारी चीजें वही हैं जो हम लोग यहाँ तक करेंगे। तो कोई डाउट मत रखिएगा तब तक, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसको लेके। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर एंड फ्रिक्शन को लेके क्या होता है। तो आप लोगों ने जहां पे हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर मैं क्या बोलते हैं, जहां पे हमने देखा था कि FCY जो रहता है वो रहता है 0.75 से लेके 0.85 FCU। आप सब लोग ये पॉइंट निकालिए जहाँ पे हमने क्यूब और सिलेंडर की स्ट्रेंथ को हमने चेंजेस में किया था। तो ये पॉइंट हमने लिखा था, सबको ध्यान आ रहा है। सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्यूब की स्ट्रेंथ से 15 से यानी कि 15 से 25% लेस होती है। तो यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जो ये डिसाइड कर सके। ओनली कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ओनली एक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जो ये डिसाइड कर सके कि जिसकी वजह से ये लेस हुआ है। नो डाउट वी नो दैट कि सिलेंडरनेस रेशियो भी एक पैरामीटर है, जो कि हमने डिस्कशन किया भी था और उसको लिखा भी था, ठीक है। इसके अलावा ये भी रहता है कि जब मैं क्यूब को और इसी जगह अगर मैं सिलेंडर स्पेसिमेन को लेके टेस्ट करता हूँ, तो दोनों में टेस्टिंग प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है कि जब मैं सिलेंडर स्पेसिमेन को टेस्ट करता हूं, ये मेरे पास में सिलेंडर स्पेसिमेन है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इसके ऊपर क्यूब लेता हूं और इसके ऊपर लोड लगाता हूं, तो लोड लगाने से क्या होगा, जहां पे जब हम इसको लोड लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए मेरे पास मान लीजिए ये लोडिंग प्लेट है फॉर एग्जांपल, और ये क्यूब है। तो जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने से क्या होगा कि इस सरफेस, क्यूब की सरफेस और एंड प्लेट के बीच में क्या होता है, जैसे आप लोड लगाओगे देन इट इज पॉसिबल कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस इधर की साइड में लेटरल डायरेक्शन में मूव कर सके। जब ये लेटरल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, देन इसकी स्ट्रेंथ स्लाइटली ज्यादा हो जाती है रादर देन यूनिएक्सियल के रिस्पेक्ट में। यूनिएक्सियल का मतलब क्या हुआ, हम ये चाह रहे हैं कि जब इसके ऊपर लोड लगे तो जो भी बिहेवियर आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो, लेटरल डायरेक्शन में नहीं हो। कहने का मतलब है कि पॉइजन इफेक्ट ना हो। बट क्यूब के अंदर ये वाला पार्ट रहता है, यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन एंड सरफेस ऑफ द क्यूब और प्लेट के बीच में, क्यूब की सरफेस और प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पैरामीटर है जो क्यूब की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सेम चीज हम जब सिलेंडर स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये मान लीजिए सिलेंडर स्पेसिमेन है, तो जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो इसके ऊपर केप लगा देते हैं दोनों साइड से। केप लगाने का मतलब ये रहा कि इसको हम क्या कर दें, इस तरीके से केप लगा देते हैं, इसमें भी इस तरीके से केप लगा देते हैं, दिस इज द केप, ये केप लगा देते हैं। तो जैसे केप लगाएंगे तो लोडिंग प्लेट से जो लोड आएगा वो पहले केप प्लेट पे आएगा, केप पे आएगा, और केप से जो है वो इस स्पेसिमेन पे जाएगा। तो जैसे ही इस स्पेसिमेन पे जाएगा तो जो ये केप के अंदर सिलेंडर का पार्ट है वो लेटरल डायरेक्शन में फ्रीली जब मूव करने की कोशिश करेगा तो केप की सरफेस उसको क्या कर देगी, होल्ड कर देगी। तो इसके पास ओनली चॉइस ये है कि ये ओनली जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में इफेक्ट दे। तो देयर इज वन मोर पैरामीटर कि भाई क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं वाई क्यूब स्ट्रेंथ मोर, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं द फ्रिक्शन बिटवीन
the end friction between surface of the cube and friction between surface of the cube and end plate। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है कि भाई क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जिसका ये डाउट था ये देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास, दैट इज सूर्या, वापस लिख दो बेटा, आपका क्या डाउट है। वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 1 वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए अगेन। तो वाटर, ये आप जहां पे ये हमने लिखा था उसके नीचे साइड में कहीं ये मेंशन कर लीजिए, सब लोग मेंशन कर लीजिए। दूसरा एक जो क्वेश्चन आया है वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 1, तो माय डियर फ्रेंड्स वो जो हमने देखा था उसके अंदर हमारा मेन कंसर्न ये था कि W/C रेशियो को डिफाइन करना। तो W/C रेशियो में जो वाटर होता है ये फ्री वाटर होता है, ये एडेड वाटर नहीं होता है। तो फ्री वाटर का कंसेप्ट क्या है वो समझाने के लिए हमने वहां पे ये एग्जांपल लेके देखा था कि जो वाटर ये हो जाएगा फ्री वाटर को हमने क्या डिफाइन किया था, दैट वाज द फ्री वाटर होता है एडेड वाटर माइनस वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट। जो वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया वो सीमेंट को हाइड्रेट करने के काम में नहीं आ रहा है। तो फ्री वाटर का कंसेप्ट समझाने के लिए वो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। FCY वाला रिपीट कर दो, तो ये रिपीट हो गया। सिमरन जिसके डाउट क्लियर हो जाते हैं से राइट ओके। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से स्ट्रेन क्या होता है, इसके लिए थोड़ा वेट करो। कौन पूछ रहा है ये, संदीप। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर जब मैं बताऊंगा देन आई विल आंसर दैट, सो उसके लिए वेट करिए। माय फर्स्ट क्लास दीप ज्योति, देन नो प्रॉब्लम। मोहम्मद नदीम, बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, क्लियर लिखो। Y grade of concrete is multiple of the 5 except of 7.5। देखिए पॉइंट ये रहता है कि हम 5 के ग्रेड में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे पास में एक पर्टिकुलर वेरिएशन बना रहे। वेरिएशन बना रहने का मतलब ये है कि हम जब बोलते हैं कि M20 मान लीजिए, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जितना भी क्यूब का जो स्ट्रेंथ आता है, जो एक्सेप्टेबल हम स्ट्रेंथ करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ये कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक जो है एक्सेप्ट की जा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना मिनिमम आना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आगे जब हम आज की क्लास में प्रोविजन देखेंगे तो हम ये भी बोलते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है वो इस वैल्यू से जो है ±15% यानी कि इसके एवरेज से वेरी नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो मिनिमम वैल्यू होती है FCK -3 यानी कि ये जो वैल्यू लिखा है वो -3 से कम और +3 तक जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब हम ये वैल्यू बोलते हैं तो इसकी एक रेंज हम लोग लिखे हुए हैं, और वो रेंज जो होती है वो लगभग -3 से +3 के बीच के अंदर रहती है। तो जब हम इसका वैल्यू -3 से +3 में बता रहे हैं तो हम लोग इसके लिए पर्टिकुलर एक गैप मेंटेन रखना रहता है ताकि हम लोग एक डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये वाली ग्रेड इसी में ही आ रही है, दूसरे में नहीं है। सो सामान्यतः इसलिए हम लोग इसको शो करते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो थ्योरेटिकल क्या होता है, नेहा। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हम लोग देख चुके हैं, स्लेंडरनेस रेशियो को हम लोग देख चुके हैं। मैं अभी थोड़ा सा बता के छोड़ रहा हूँ। कंप्रेशन मेंबर में यानी कॉलम के अंदर डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, RCC में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन मेंबर में अगर मैं बात करता हूं तो लेमडा ही एक ऐसा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ओनली द लेमडा ही एक ऐसा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर मेंबर कितना लोड लेगा,
किस डायरेक्शन में लेगा और किस में पहले फेल होगा। तो इट इज द मेन कंपोनेंट। जब मैं कंप्रेशन मेंबर की बात करूंगा तो उसके अंदर ये पार्ट आता है। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए लेमडा, अगर किसी भी मेंबर का लेमडा ज्यादा है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, और अगर लेमडा कम है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। पहली स्लाइड कुछ नहीं है, जो भी बता रहे हैं वही है, डिस्कशन ही चल रहा है लास्ट क्लास को लेके। हाँ, प्रिंस ये बोल सकते हैं कि ओनली एक्सियल लोड आता है। क्यूरिंग मेथड क्या होता है, सीटी का पार्ट है। ओके ओके, शिवम प्रिंस हो गया, नहीं है। और कोई डाउट है किसी को? मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही अगर आप बोल देते हैं नहीं डाउट है, तो फिर मेरे पास आगे बढ़ने के सिवाय कोई पॉइंट नहीं रहेगा, और वंस आई प्रोसीड मैं वापस बैक नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो अब आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट ध्यान से सुनिए। कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी होगा और थोड़ा समझना भी होगा। कैलकुलेटर रखिएगा सब लोग पास में। अभी तक हमने जो बात करी, हमने क्या बात करी थी? हमने ये बोला था कि भाई हमारे पास में कोई भी एक मिक्स है, सपोज करिए दिस इज द मिक्स, और इस मिक्स से हमने एक क्यूब लिया। इस मिक्स से हमने क्या लिया? एक क्यूब लिया, दिस इज द क्यूब, और इस क्यूब को हमने टेस्ट किया। इस क्यूब को हमने टेस्ट किया किसके अंदर? सीटीएम मशीन में। सीटीएम मशीन में हमने टेस्ट किया, और हमने इसकी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। STH का मतलब स्ट्रेंथ है, ये हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली। मैंने सेम इसी मिक्स से एक दूसरा क्यूब लिया, और उसी को भी हमने सीटीएम मशीन में टेस्ट किया। मेरा क्वेश्चन ये था, कल की क्लास हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये था कि क्या ये वाला क्यूब सेम वो प्रॉपर्टी देगा क्या जो ये वाले क्यूब ने दिया? ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मिक्स, एक ही मिक्स से हम लोग अलग अलग क्यूब बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मिक्स एक ही है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है दोनों स्पेसिमेन सेम स्ट्रेंथ दें, सेम प्रॉपर्टी, सेम बिहेवियर दें। बट ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जब एक ही मिक्स से हमारे पास अलग अलग क्यूब की जो स्ट्रेंथ आती है वो अगर सेम नहीं आ रही है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें अगर बताना हो कि भाई ये वाला मिक्स कितना लोड ले सकता है, ये वाला मिक्स कितना लोड ले सकता है, मिनिमम कितना दे सकता हूँ, मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, उसका वैल्यू पता करने के लिए मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ रहा है, स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन आ रहा है उसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं क्यों डिस्कशन करना चाह रहा हूं? ताकि मैं ये बता सकूं कि इस मिक्स के ऊपर मैं कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम लोड लगा सकता हूं, तभी तो मैं इस मिक्स को यूज कर पाऊंगा। तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो हो जाएगा दैट इज वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हेडिंग लगाइए, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अनिकेत आपका क्वेश्चन, अंकित आपका क्वेश्चन जो है डिजाइन ऑफ बीम वाले चैप्टर में डिस्कशन होगा, तब तक वेट करिए। PYQ कब से कराएंगे? मोस्ट प्रोबेबली कल से। वेरिएशन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो पहला पॉइंट लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ नो मटेरियल इज ट्रूली होमोजीनियस, सो स्ट्रेंथ ऑफ सिमिलर कंक्रीट वेरीज इन डिफरेंट टेस्टिंग। अलग अलग टेस्टिंग में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो वेरी करती हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजीनियस नहीं होता है। फटाफट नोट करिए। No material is truly homogeneous, so strength of similar concrete varies in different testing. अब इसकी कहानी क्या है वो देख लेते हैं। तो चलिए इसकी कहानी देख लेते हैं क्या है।
चीज बताइए, आप लोग जरा ये बताइए कि आपने 9th क्लास के अंदर या 8वीं क्लास में 9th क्लास के अंदर आपने एक क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली समझ सकें। तो आपने क्वेश्चन ये किया होगा कि जैसे मान लीजिए 8वीं क्लास के अंदर आपने ये देखा होगा, 8वीं या 9वीं, आई डोंट नो, स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और आपको इसको क्या करना है, इनके वेट के हिसाब से आपको एक बार चार्ट बनाना है, हिस्टोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाना है। तो आपने क्या किया था, आपने ये किया होगा कि यहाँ पे आपने वेट लिखा था और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि जिन जिन बस स्टैंड का वेट जो है वो 20 से यानी कि 20 से 25 केजी है, तो यहाँ पे आपने इतना लिख दिया। जिनका वेट 25 से 30 है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 30 से 35 एंड सो ऑन। आपने ऐसा कुछ बनाया होगा, सबने छोटी क्लासेस में बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन, राइट। तो ये आपने यहाँ पे छोटी क्लास में 8वीं 9वीं क्लास से आपने किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास में अलग अलग क्यूब की, जब मैं ये बोलता हूँ कि भी मेरे पास में अलग अलग क्यूब हैं, बहुत सारे क्यूब हैं, और इन सारे क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn, हर क्यूब की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरे पास में पड़ी है, और मुझे उसको बार चार्ट में यानी कि हिस्टोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है या रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्ट्रेंथ और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब मैं स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तब क्या कहानी होगी, इसको अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा पहला पार्ट, लुक एट दिस, एंड ये आ जाएगा दूसरा, एंड ये हो जाएगा तीसरा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे आपके पास, राइट। दिस इज द वन। तो ये आपने जो बना है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ हो जाएगा इधर की साइड, और इक्वल इधर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्लियर है। तो ये दोस्तों मेरे पास में क्या बन गया, ये हिस्टोग्राम बन गया, और यहाँ पे आपने क्या करा, स्ट्रेंथ और इसके बीच में आपने ये ग्राफ शो कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या हो जाएगा, पहले इसी को देखें, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो होता है ये दिया जाता है, दैट इज क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है कि हमारे पास में जितने भी टोटल नंबर ऑफ सैंपल थे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, मान लीजिए 100 200, सॉरी नॉट 100, मान लीजिए मेरे पास 5 10 20 25 30 n नंबर ऑफ सैंपल है, उन सैंपल में से कितने सैंपल की स्ट्रेंथ इस वाली रेंज में आ रही है, यानी कि इस वाले इंटरवल में आ रही है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल इन इंटरवल, ठीक है। तो ये जो आपने 8वीं क्लास में किया सेम वही है, वहां पे भी आप यही करते थे कि भाई अगर आपके पास में 100 बच्चे हैं और उनको वेट के हिसाब से करना है, तो जिन बच्चों का वेट 20 से 25 केजी में है, मान लीजिए 5 बच्चों का वेट है, तो आप क्या लिखेंगे, 5/100 इस वाले में आ जाएगा, और ग्राफ आप शो करेंगे ऐसे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 5/100, ये हो जाएगा 20 से 25, और अगर 25 से 30 की बात करें, मान लो इसके अंदर 15 बच्चे आ रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी लिखोगे 15/100, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वही कंसेप्ट है 8वीं 9वीं वाला, अलग से नहीं है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि भी हमारे पास में
तो ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लिया। अगर मेरे पास ये हिस्टोग्राम है, सबसे पहले तो ये क्या बन गया, ये बन गया हिस्टोग्राम। अगर मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते हैं, इफ नंबर ऑफ सैंपल इज मोर, नंबर ऑफ सैंपल इज मोर, अगर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल इज मोर, देन अगर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा हैं, ज्यादा, अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर कम या ज्यादा, तो रिलेटिव पैरामीटर है, किससे ज्यादा किससे कम। अगर नंबर ऑफ सैंपल 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा हैं, तब उस केस में हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन जो होता है उसको हम लोग हिस्टोग्राम से ना रिप्रेजेंट करके अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ द सैंपल इज मोर, नंबर ऑफ द सैंपल इज मोर, देन हिस्टोग्राम changes into histogram changes into probability distribution curve, probability distribution curve और normal distribution curve, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो दोस्तों मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, ये दिस इज द वन, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, और कर्व जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा कुछ ऐसे, लाइक ये बनेगा कुछ ऐसे। दिस इज नॉन एज द, ये जो हमारे पास बना है ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस वन। तो ये आता है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कब बनता है, ये तब बनेगा जब नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा हैं। किससे ज्यादा, 30 से ज्यादा हैं, तब हम लोग ये ग्राफ बना के शो करते हैं। क्लियर है। तो ये चीज भी आप 8वीं 9वीं क्लास में देख चुके हैं कि जब हम लोग मीन मीडियम का कंसेप्ट देखते हैं तो वो सारा इसी के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, मीन मीडियम वाला इसी के रिस्पेक्ट में देते हैं। अब यहां से हम बहुत सारी बातें एक साथ कर लेते हैं और जरूरी भी है ना। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो हम कहानी कर रहे हैं वो कहानी हमारे पास में क्या शो कर रही है। ये कहानी हमारे पास में ये है कि अगर हमने कोई भी एक मिक्स लिया और इस मिक्स से हमने n नंबर ऑफ सैंपल बनाए या स्पेसिमेन बनाए, तो जब मैं n नंबर ऑफ स्पेसिमेन बनाता हूं, उनको टेस्ट करता हूं, तो मेरे पास में क्या होगा, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, n नंबर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, राइट। मिक्स एक ही है और उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो ये आ रही है। अब अगर मैं इन्हीं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर हिस्टोग्राम में शो करूंगा तो मेरे पास में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ये आपको वेरियस यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं ये तो मेरे पास में पर्टिकुलर रेंज का हो गया, जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ को अगर शो करता हूं तो क्या शो करूंगा, इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ को शो करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये तो एवरेज वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे जब मैं इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ को शो करूंगा तो मेरे पास में जो ग्राफ बनता है वो नॉर्मली ऐसा ग्राफ बनता है, वो नॉर्मली ऐसा ग्राफ बनता है, लाइक दिस। पॉइंट ये आता है कि अगर मेरे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज्यादा है तो दिखती सी बात है ये कर्व जो होगा वो ज्यादा फैला हुआ होगा, यानी कि ये कर्व जो बनेगा आपके पास वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर इनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन अगर कम है तो भाई मेरे पास में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, राइट।
अगर मेरे पास में कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरिएशन अगर कम है तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और अगर वेरिएशन ज्यादा है तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो यहां से एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं, मैं स्टेट पीएसयूज को भी कवर करते चल रहा हूं। क्वेश्चन क्या क्या पुटअप किए गए, तो वो ये पुटअप किए गए कि अगर नॉर्मल अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर मोर स्प्रेड अगर है, बहुत ज्यादा अगर फैला हुआ है, तब कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? टेल मी अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ज्यादा फैला हुआ है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। टेल मी, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ इज मोर और लेस इफ स्प्रेड ऑफ द कर्व इज मोर। सो क्या होगा? एवरीवन आंसर प्लीज। तो हम अभी डिस्कशन जो कर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि अगर मेरे पास में कंक्रीट की वेरिएशन, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरिएशन अगर ज्यादा है तो इस कर्व ज्यादा स्प्रेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर ये लेस स्प्रेड है तो ऑब्वियस सी बात है कंक्रीट की स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन होगा वो कम होगा। अब एक चीज यहां से, अब इसी चीज को एग्जामिनर ने क्या किया, नए क्वेश्चन में पुटअप कर लिया। अब आप ये देखो कि भाई मिक्स एक ही उससे मैंने n नंबर ऑफ स्पेसिमेन बनाए और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरिएशन अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बेकार कंक्रीट है, पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है। सीधी सी बात है ना यार, कि अगर मेरे पास किसी भी मिक्स से, मान लो मैंने 20 का मिक्स बनाया, तो मैं क्या चाहता हूं, M20 का अगर मैंने मिक्स बनाया तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब जितने भी क्यूब आए, इन क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है वो लगभग इसी के आसपास रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्यूब की स्ट्रेंथ 30 जा रही है और एक की जो है 40 जा रही है। अगर 3 या 40 तक जा रही है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया। हम क्या चाहते हैं कि ये जो है वो इसके आसपास रहें। क्लियर है? राइट। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर वेरिएशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या रहा कि ये मेरे पास में पुअर क्वालिटी हो जाएगा और अगर वेरिएशन कम है यानी कि लेस स्प्रेड है तो गुड क्वालिटी हो जाएगा। ऐसा कंक्लूजन ये निकला कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, ये वाला क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर करता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी चीज को एग्जामिनर ने क्या किया, अलग तरीके से पूछा। और क्या पूछा कि मैं यहां पे जब शो कर रहा हूं तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास में FM मीन टारगेट स्ट्रेंथ, और यहां पे हम लोग शो करते हैं दैट इज द सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एग्जामिनर ने जो ये वाली बातें थी, ये वाली कहां गई, ये वाला जो डिस्कशन था कि भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ज्यादा स्प्रेड है तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसी होगी, पुअर होगी। अगर लेस स्प्रेड है तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगा, गुड होगा, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा नहीं है। इसी चीज को नए तरीके से क्या पूछा, ये पूछ लिया कि अगर किसी भी कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज, व्हाट इज दैट आंसर? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर है, स्टैंडर्ड डेविएशन मोर का मतलब ज्यादा वैल्यू आ रहा है, then tell me the quality of concrete is good or poor? That's good. आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, the value of standard deviation is the more, then the quality of concrete is good or less? Answer please. तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा मेरे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। So if standard deviation is more, so we can say the more spread of the curve
और मोर स्प्रेड ऑफ द कर्व के रिस्पेक्ट में पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होता है। ये क्वेश्चन भी पीएसयू में आ रखा है। अब एग्जामिनर ने एक और ईएससी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उसने कहानी दी नहीं, उसने कुछ भी नहीं लिखा, ना ये वो वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, उसने सीधा सीधा क्या किया, ईएससी के अंदर शायद ईयर मुझे ध्यान नहीं है, ईयर आप देख लीजिएगा, उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और उसके अंदर एक ग्राफ बना ये ए और एक दूसरा ग्राफ बना दिया उन्होंने, ये किया कुछ ऐसे, और एक तीसरा ग्राफ बना दिया और ये बन गया कुछ ऐसे। मैं ये मान लेना कि सबका पीक यहीं आके मिल रहा है। और उसने पूछा कि विच कर्व शोज द गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, टेल मी, ए बी और सी में से। ये ईएससी का ऑब्जेक्टिव है। Which curve shows the good quality of concrete? Everyone, please. Which curve shows the good quality of concrete? और मैं चाहता हूं किसी का गलत ना हो। बताओ ये बी वाला कौन है? तो भाई सीधी सी बात है यार, अभी भी हमने सारी कहानी देखी है। गुड क्वालिटी के लिए लेस स्प्रेड होना चाहिए, तो इन तीनों में से जो कर्व लेस स्प्रेड है वो बेटर गुड क्वालिटी को शो करेगा, और जो ज्यादा स्प्रेड है वो पुअर क्वालिटी को शो करेगा। तो यहां से भी मेरे पास में ए वाला कर्व गुड क्वालिटी को शो कर रहा है और सी वाला कर्व पुअर को शो कर रहा है, बी वाला एवरेज को शो कर देगा। ये लो, ये ईएससी का ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर? तो जिसका ए के अलावा आंसर है वो सारे गलत हैं, बट मुझे जहां तक शो हो रहे सारे के सारे ए ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द वन। क्लियर है? तो पहले इतना ही लिखो, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। सिस्टमेटिकली लिखना जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं। तो पहले तो ये बना लो, फटाफट फटाफट नोट करिए। थोड़ा स्पीड रखिए लिखने का, सब्जेक्ट छोटा नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि जो आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सारा मैटर बन जाए, तो थोड़ा स्पीड बनाए रखिएगा। ठीक है? निकालेंगे 3 + 4 + मतलब है मीन टारगेट स्ट्रेंथ। लिख लिया सबने? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें कहानी, ये सारा हम हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम देखें तो हमारे पास जो जो टर्म्स थे उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एफएम। एफएम हो जाएगा मीन टारगेट स्ट्रेंथ। एफएम होगा मेरे पास, दैट इज द मीन टारगेट स्ट्रेंथ। मीन टारगेट स्ट्रेंथ। एचटीएच का मतलब स्ट्रेंथ होगा, मैं बार बार बोल देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। एफएम हो जाएगा मीन टारगेट स्ट्रेंथ, और ये दिया जाता है एवरेज वैल्यू जैसे आप निकालते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सम ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्पेसिमेन या सैंपल, और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ
ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेन या सैंपल, स्पेसिमेन ऑब्लिक सैंपल, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, तो मैं दोनों जगह लिख देता हूं, दिस इज द सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो एफ हो जाएगा, दैट इज समेशन एफ डिवाइडेड बाई एन। एन हो जाएगा नंबर ऑफ द सैंपल, इसको आप यहाँ पे एन लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा समेशन एफ। एवरेज जो निकालते हैं आपके पास में, मान लीजिए 3 4 5, अगर 3 वैल्यू दे रखा है, इनका एवरेज निकालना तो कैसे निकालेंगे, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ही कुछ निकालते हैं, तो वो यही चीज है। एफ यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफ हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज द सिग्मा, और ये दिया जाता है दैट इज अंडर रूट समेशन एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, एन माइनस वन। सो दिस इज द सिग्मा वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है, नोट करिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फिर से बता दीजिए, बाकी लोग नोट करो इसको। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब एक चीज आप नॉर्मल बात करो, किसका जो भी है, करण या आई डोंट नो कौन है, आप बेटा एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपसे मान लो डेंसिटी अगर पूछा जाए, डेंसिटी कैसे बताते हैं कि भाई पर्टिकुलर किसी भी जोन के अंदर, किसी भी जोन के अंदर अगर मान लो मैंने 1 मीटर का कोई एक ब्लॉक ले लिया, ये 1 मीटर की लेंथ ले ली, और उस 1 मीटर की लेंथ के अंदर अगर मैं क्यूब रख रहा हूं, अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर जोन में बहुत ज्यादा क्यूब रख लिए गए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कम रखेंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं मेट्रो सिटी की डेंसिटी ज्यादा है रादर देन किसी विलेज को लेके, क्यों, कैसे बताते हैं कि भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये डेंसिटी को शो करता है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी को लेके, तो दिखती सी बात है, जहां जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जहां जितनी कम डेंसिटी होगी वहां कम फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर, तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। करण है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये दिया जाता है आपको दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रेंथ। ये दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ। इसको आप लोग मीन टारगेट स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और मीन स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, सेम ही चीज है, मीन स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। 1 से 0.02 के रेंज में रहती हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज रहती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, वो रेंज रहती है 0.01 से लेके 0.02 की, ध्यान रखना। ये डिवाइड में नहीं है, इस एरो का मतलब है कि जिसको हमने अंडरलाइन किया उसकी रेंज या उसकी प्रॉपर्टी या उसका मीनिंग क्या वो लिखते हैं। क्लियर? व्हाट हैपेंड व्हेन द डेविएशन कर्व ओवरलैप ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ये क्वेश्चन है, व्हेन डेविएशन कर्व ओवरलैप ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो अभी बात करते हैं इसको लेके, प्रीवियस स्लाइड देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल दिया। क्लियर, एफ स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वन स्पेसिमेन। हाँ चलिए
अब यहाँ पे कुछ डाउट जो है वो पूछे गए हैं, मैं उन डाउट को पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे पूछा गया F जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वन स्पेसिमेन। तो जितने भी हमारे पास में मान लीजिए n नंबर ऑफ स्पेसिमेन है और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ n होगी, अलग अलग वैल्यू होगी, तो सबको सम करना है, राइट। तो जो अलग अलग स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब उनको सम करेंगे तो समेशन F हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ये जो लिखा गया सिग्मा इज इक्वल टू √f माइनस fm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये वैलिड है इफ नंबर ऑफ सैंपल n जो है इज मोर देन 30। अगर 30 से ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल है तब हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूलेशन लिखते हैं। और इन जनरल भी इसी को ही यूज किया गया है। कारण ये है कि कोई भी बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सैंपल यानी कि स्पेसिमेन लिए जाते हैं। तो जब बहुत सारे हम सैंपल लेके करते हैं जिनका वैल्यू जनरली 30 से ज्यादा ही रहता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप इससे निकालेंगे। क्लियर? चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एफएम को लेके। और ये शायद यूपी के पीएसयू में आ रखा है, आई थिंक सो, यूपी या एमपी के अंदर कहीं ना कहीं पूछा हुआ जरूर है। ये राजस्थान बोर्ड में तो आया है, कंफर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हमने जो यहाँ पे बातें करी थी ग्राफ को लेके, उसको हम देख लेते हैं। तो ग्राफ को लेके अगर हम बात करें तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, इफ सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इफ सिग्मा इज मोर, अगर सिग्मा ज्यादा है तो सिग्मा ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मोर स्प्रेड ऑफ द कर्व, मोर स्प्रेड ऑफ द कर्व का मतलब क्या हुआ, मोर स्प्रेड ऑफ कर्व का मतलब हो जाएगा मोर वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, और मोर वेरिएशन स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया दैट इज पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास जो हमने डिस्कशन किया था, जो समझे थे उसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं। अगर सिग्मा ज्यादा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो मोर स्प्रेड ऑफ द कर्व होगा, मोर स्प्रेड का मतलब मोर वेरिएशन होगा, और इसका मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा। अगर मैं इसी जगह दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज अगर इफ सिग्मा इज लेस तो ये हो जाएगा दैट इज लेस स्प्रेड ऑफ कर्व का मतलब हो जाएगा लेस वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, और लेस वेरिएशन स्ट्रेंथ का मतलब ये हो जाएगा दैट इज गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अब एग्जामिनर ने क्या किया, इसी चीज को एक और पॉइंट से पूछ लिया। उन्होंने ये क्या पूछा कि भाई सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसको मेजर करता है। तो भाई सिग्मा को लेके ही हम लोग ये सारा बता रहे हैं। तो भाई सिग्मा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर करता है। अगर सिग्मा ज्यादा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर, और अगर कम तो गुड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करके लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, कंक्लूड करके लिख सकता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट।
अगर मैं यहीं से आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता हूं, जो मैंने अभी भी आपसे डिस्कशन किया था, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में एक कर्व बना है ये, और एक दूसरा कर्व हो जाएगा जो बनेगा कुछ ऐसे, एक तीसरा कर्व हो जाएगा जो बन रहा है कुछ ऐसे, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा दैट इज द B। और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें गुड क्वालिटी ऑफ कर्व और ये हो जाएगा दैट इज द पुअर क्वालिटी, तो कौन सा कर्व शो करेगा? तो ये सारा कंक्लूजन अगर हम देखें तो भाई क्या होगा, ए वाला जो कर्व है वो गुड क्वालिटी को शो करेगा, जबकि सी वाला कर्व जो है वो पुअर क्वालिटी को शो करेगा। मोर स्प्रेड पुअर क्वालिटी, तो इन तीनों में ज्यादा स्प्रेड कौन हो रहा है? सी वाला हो रहा है, ठीक है। तो सी वाला पुअर क्वालिटी को शो करेगा और ए वाला गुड क्वालिटी को शो करेगा। ये ईएससी का ऑब्जेक्टिव है, बाकी सारे एग्जाम में नोट करिए। विशाल सर, आपने अपोजिट लिख दिए हो अनस्टैंडर्ड डेविएशन को, हैं ऐसा? एक बार देखो विशाल, विशाल का कहना है कि आपने उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अगर सिग्मा ज्यादा है तो मोर वेरिएशन, तो मोर वेरिएशन का मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब पुअर क्वालिटी है। कम है तो गुड क्वालिटी है, ए के लिए गुड क्वालिटी और पुअर के लिए सी। नोट करिए फटाफट, सही लिखा है, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो। वेरिएशन लीनियर कब होगा? लीनियर वाली चीज तब होती है जब हमारे पास में ये जो वेरिएशन लीनियर कब होता है? लीनियर होता है तब जब हम लोग ओनली एवरेज निकालते हैं। आपने 8वीं या 9वीं क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता भी होगा कि मीन और एवरेज में क्या अंतर होता है ना। हम लोग जब किसी चीज का एवरेज निकालते हैं और जिन वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं, अगर उन वैल्यूज में वेरिएशन लीनियर है, जो ग्राफ अगर आप बनाते हो तो हम लोग नॉर्मल एवरेज से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज में जो वेरिएशन आ रहा नॉन लीनियर आ रहा तब हम लोग मीन से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कर्व बन रहा है वो नॉन लीनियर कर्व बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए मेरे पास में कुछ ऐसा ग्राफ बना होता तो हम लोग फिर एवरेज वाले कंसेप्ट को लेके वैल्यू निकालते। ए और सी तो लिमिट में आ गए ना, ए गुड का हो गया, सी पुअर का हो गया, तो बी ऑटोमेटिकली एवरेज का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने नॉर्मल बातें कर ली। नॉर्मल बातें करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास में जो भी कर्व बना हुआ था उसको लेके हमने सारी कहानी देख ली है।
क्या, क्यों, कैसे, वो सारा हम लोग जो है वो निकाल चुके हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि इसको हम लोग शो कैसे करें कि भाई हमारे पास में मान लो कुछ वैल्यू दे दिया आपको और आपसे ये बोला गया कि भाई ये वाला कंक्रीट जो है गुड क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम उसको बता पाएंगे, क्योंकि कर्व तो सबका एक जैसा है, राइट, लगभग एक जैसा है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्वालिटी कैसी है, पुअर है या गुड है, या उसके लिए एक्सेप्टेबल डेटा कितना होगा उसको लेके। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो कर्व लिया है, दिस इज द कर्व, और मैं इसके अंदर जो है वो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो कर्व ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दैट इज फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए कर्व ले रहा हूं और मैं थोड़ा इसको यहाँ पे जूम करके बना रहा हूं। तो जूम करके बनाऊंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द FM, दिस इज द FM, और मैं यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट बना देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज द वन फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड इट इज द थर्ड। 3 सिग्मा मैंने बना लिए और इसको मैं नाम दे देता हूँ दिस इज द सिग्मा 1, सिग्मा 1, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द सिग्मा 1, दिस इज द सिग्मा 2 एंड दिस इज द सिग्मा 3। ये हो जाएगा सिग्मा के तौर पे और ये हो जाएगा FM। अगर मैं यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर मैं 1 मान लेता हूं, अगर मैं एरिया अंडर द कर्व 1 मान लेता हूं तो दिखती सी बात है कि भाई इस लाइन के इधर जितना एरिया होगा वो 0.5 होगा और इसके इधर जितना एरिया होगा वो 0.5 होगा, 0.5 होगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो रहता है वो सिमेट्रिक रहता है अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। ठीक है, तो यानी कि जो हम कहानी यहाँ पे लिखते आए उसके अंदर क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम ये बोल रहे हैं कि भाई दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। तो जब सिमेट्रिक है तो आधा इधर आधा इधर होगा। तो हमने एरिया अंडर द कर्व अगर 1 माना है तो 0.5 एरिया इधर होगा और 0.5 एरिया उधर होगा, क्लियर। अब अगर हम ये बोले कि भाई हमारे पास जो है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये जो डिफरेंस है 1 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच में, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये कर्व की किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया बिटवीन एनी 2 x ऑर्डिनेट, एनी 2 x ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो दिखती सी बात है भाई ये कर्व हमने बनाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ को लेके। तो ये 2 सिग्मा के बीच में जो एरिया आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फॉलिंग इन दिस रेंज, कि इस रेंज के अंदर इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो एरिया बिटवीन एनी 2 x ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ या डेंसिटी स्ट्रेंथ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी represent probability of falling in that range, in that range
तो उस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी के आने की चांसेस होंगे कि भी इतना प्रोबेबिलिटी इसमें आता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो भाई मेरे पास क्या हो जाएगा कि हम ये जानते हैं कि गुड क्वालिटी के अंदर कर्व जो रहता है वो स्प्रेड, कर्व जो रहता है वो लेस स्प्रेड रहता है। लेस स्प्रेड होने का मतलब ये रहा कि भी मीन के आसपास जो है वो लगभग मोस्टली जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे के आसपास होगी। तो ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों के लिए एसएससी जेएन एएन के लिए आपको ये याद रखना है। गेट ईएससी के लिए वैल्यू हम लोग निकालना भी बताते हैं कि ये वैल्यू आया कैसे है, ठीक है ना। तो आपको ये डेटा याद रखना 0.341 और ये वैल्यू होता है 0.136 एंड ये वैल्यू होता है 0.022। दीज आर द वैल्यूज। अब ये वैल्यू क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ दोस्तों आपको कि भाई इस वाले पोर्शन में कितनी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं, तो ये हो जाएगा 0.341। इस वाले पोर्शन में कितना होगा ओनली इस वाले के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.136। इस वाले पोर्शन में कितना होगा तो ये हो जाएगा 0.022। क्लियर है, राइट। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई आप ये बताइए, आपने 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तक आपने ये वैल्यू लिख रखा है। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई इसके इधर, अगर आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई इसके इधर यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ आने के चांसेस है, कितना परसेंटेज आता है या चांसेस है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करता हूं क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ, मान लो मैंने आपसे इसमें पूछ लिया ये, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फॉलिंग बिलो FM माइनस सिग्मा। FM माइनस नहीं है, ये FM टू सिग्मा है, ये माइनस नहीं है, करेगा वो देख रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी